दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा के चुनाव जबरदस्त और रोचक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जगह से झटके लगे, हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। हाई कोर्ट ने माफ कीजिएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से इस बाबत झटका मिला कि उन्हें राहत नहीं मिली कि उनके जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ वो गए थे कि गिरफ्तारी गैरकानूनी करार दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया है। और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर पीएमएलए के केस में उनकी गिरफ्तारी के बाद जमानत की अर्जी होनी थी, वहां पर जमानत की अर्जी तो अभी स्वीकार नहीं की गई, बल्कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अभी 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर 24 अप्रैल तक अब अरविंद केजरीवाल को, माफ कीजिएगा 23 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को अब जेल में ही रहना पड़ेगा और यह उनके लिए काफी मुश्किल भरा मौका हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी को वो नोटिस भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के इस नोटिस के जवाब में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अप्रैल के लिए, उनके वकील ने 29 अप्रैल तक के लिए उनके पास, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल के 23 अप्रैल तक के लिए उन्हें जेल में अभी रखने का निर्देश सामने रखा है। कुल मिलाकर अब देखें तो स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, दिल्ली का प्रशासन जेल के अंदर से चल रहा है, उनके सरकार की जो कारगुजारियां हैं उनके बारे में कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल के भीतर है। जाहिर सी बात है, सरकार जब जेल के भीतर से चल रही है तो एलजी को आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि सरकार की नीतियां जो हैं, सरकार की जो फ्री पॉलिसीज हैं, वो उसी तरीके से चलेंगी। लेकिन इस बीच में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के भीतर भी अब धीरे धीरे बगावत के सुर उभरने लगे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो अब आम आदमी पार्टी में इस बात को लेकर अनिश्चित होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी प्रचार कैसे करेगी। खास करके जब आप लोकसभा के चुनाव के प्रचार की बात करते हैं तो ऐसे में पार्टी अपने प्रचार को आगे कैसे बढ़ाएगी। अब जब दिल्ली में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसके साथ ही अब सभी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में उम्मीदवारों के एक दूसरे के सामने होने के साथ मामला अब रोचक होता दिखाई दे रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली में मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके सामने कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल के मुकाबले कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को उतारा। उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंजोलिया के सामने उदित राज को कांग्रेस ने उतारा। नई दिल्ली में बासवी स्वराज पहले से थी, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहां पहले से घोषित थे। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, और दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह विदुड़ी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। जाहिर सी बात है, इनमें सभी सीटों पर हर किसी की टिप्पणियां हो सकती हैं, लेकिन आज हम गौर करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार की लड़ाई दिल्ली में आकर थमाई, और वो इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों उम्मीदवार बिहार के हैं। मनोज तिवारी जिनकी पैदाइश वाराणसी की है, वो दरअसल कैमूर बिहार के रहने वाले हैं, और कन्हैया कुमार बेगूसराय के रहने वाले हैं। कन्हैया कुमार ने तो बेगूसराय में अपना एक बार मौका भी चखा लोकसभा के चुनाव लड़ने का, और मनोज तिवारी वाराणसी के विश्व हिंदू कॉलेज से, विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है, जबकि कन्हैया कुमार हम सब जानते हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहे थे, और टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा उनका काफी सर्वविदित है। यानी कि दोनों नेता अपने अपने अंदाज में हाई प्रोफाइल तो जरूर हैं, लेकिन उनकी अपील भी अलग है। मनोज तिवारी जहां लोगों को मनोरंजन के साथ साथ राजनीति का डोज देते हैं, वहीं कन्हैया कुमार ऐसा माना जा रहा है कि वामपंथ का रास्ता छोड़ते हुए कांग्रेस के जरिए लोगों के दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। उनकी बातचीत करने की शैली, उनके लोग और प्रचार करने की बातें, ये सब कुछ एक स्टूडेंट लीडर की छाप बड़े पैमाने पर सामने छोड़ता है। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो 1/3 से ज्यादा मतदाता पूर्वांचल यानी कि ईस्टर्न यूपी और बिहार से आते हैं। इसमें से खास करके बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी, गोकुलपुरी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, और बहुत बड़े पैमाने पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की संख्या यहां पर लोगों की बड़ी है। इसके साथ साथ मुस्लिम वोटर्स का भी यहां पर एक जबरदस्त रोल है। 21% वोटर्स मुसलमान हैं। कन्हैया कुमार
बेगूसराय में चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार उनकी दाल गल नहीं पाई वहां पर, क्योंकि कांग्रेस को यह सीट मिली ही नहीं। कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा आरजेडी के सामने। आरजेडी ने यहां पहले ही अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया। कन्हैया कुमार बेगूसराय से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अंततः उन्हें मौका मिला दिल्ली में। बेगूसराय की सीट पर 2019 में कन्हैया कुमार ने पहले बार अपना चुनाव लड़ने का पूरा दमखम और मादा दिखाया था। जबरदस्त चुनाव प्रचार भी था और उन्हें कवरेज भी उतना ही बड़ा मिला था, लेकिन कन्हैया कुमार वहां असफल रहे थे। अब छात्र नेता की यह राजनीति क्या मनोज तिवारी के गानों पर भारी पड़ेगी? यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप किसी भी मनोज तिवारी की चुनावी सभा में जाएं तो जबरदस्त डिमांड आती है, रिंकी के पप्पा गनवा गईबा, और इस डिमांड के साथ ही मनोज तिवारी चालू हो जाते हैं। तो क्या इस बार कन्हैया कुमार रिंकी के पप्पा पर भारी पड़ेंगे? यह देखने वाली बात है। दूसरी सीट दिल्ली की जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो है चांदनी चौक। इस सीट से कांग्रेस के धुरंधर नेता जेपी अग्रवाल को इस बार मौका दिया गया है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, 8वीं बार चुनावी मैदान में है, जहां चांदनी चौक से वो उम्मीदवारी के तौर पर हैं। चांदनी चौक सीट 3 बार जीत चुके हैं, 4 बार हार चुके हैं और गांधी परिवार के विश्वास पात्र माने जाते हैं। इस बार उनके चुनावी अखाड़े में होने से ऐसा माना जा रहा है कि हर्षवर्धन की वजह से जो कमी होती थी और जो सीटों पर, इस सीट पर अग्रवाल साहब अपनी भूमिका बड़े पैमाने पर नहीं निभा पाते थे, ऐसा लग रहा है कि इस बार उनको ये काफी मौका मिलता दिखाई देगा। तीसरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उदित राज। उदित राज के बारे में जितना कहा जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि अपने बयानों के बारे में सुर्खियों में रहने वाले उदित राज कॉन्स्टिट्यूएंसी में न के बराबर दिखाई देते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उदित राज इंडियन जस्टिस पार्टी बनाकर यहां पर उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। 2014 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़कर सांसद बने थे। 2019 में बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो जाहिर सी बात उन्होंने अपना दामन तोड़ दिया। अनुसूचित जाति से संबंध है और ऐसे में उनको उम्मीद है कि इस बार वो बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं। अगर आप दिल्ली के पूरे समीकरण को देखें तो आज हम सिर्फ उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को सामने रखा है, और इस बार मामला इसलिए रोचक हो गया है क्योंकि हम पहले ही सेंट्रल दिल्ली और बाकी सीटों की चर्चा आपके सामने कर चुके हैं। ये जो 3 सीटें जहां कांग्रेस के उम्मीदवार सामने हैं, अगर ये नामों की घोषणा पहले हो गई होती तो हो सकता था भारतीय जनता पार्टी को कहीं ज्यादा मेहनत करने की कोशिश पड़ती, लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी 7 सीटों को जीतने के लिए, या संवेदना वोट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मिलता दिखाई देगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी? ये यक्ष प्रश्न है। अगर दिल्ली की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा नहीं उठा पाया और उसको फायदा नहीं मिला, तो यकीन मानिए 2024 के बाद आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे। शायद दिल्ली में सरकार बनाए रख पाना भी उनके लिए आसान नहीं होगा।